प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ जो प्रेरक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़रूर इच्छा होगी कि मैं अन्य लोगों को भी यह कहानी सुनाऊँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। उस गांव में रामधारी जी नाम के एक व्यक्ति हैं। उनको 3 पुत्र एवं एक पुत्री है। समय का पंख आगे बढ़ता चला जाता है और कुछ दिनों के बाद रामधारी जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। इसी बीच बड़े बेटा जो पढ़ने लिखने में मंदबुद्धि का था वो खेती गृहस्थी का काम संभालता है और छोटा दोनों शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश करता है। मझला बेटा को नौकरी हो जाता है और छोटा बेटा एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। धीरे धीरे दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने परिवार के साथ शहर में ही सेटल हो जाते हैं। इधर जो बड़ा बेटा था वो गांव में ही खेती पथारी करता था, खेत में से फसल उपजाता था और यही अपना ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी भी शादी हो गई होती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा ही चैन और खुशी के साथ सभी कोई अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं। सबसे छोटी बेटी होती है रुनझुन। रुनझुन का विवाह भी एक अच्छे परिवार में हो जाता है। वो भी अपने ससुराल में है। अचानक रामधारी जी की तबीयत खराब होती है और वो अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं कि तुम दोनों आ जाओ, तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। बड़ा बेटा तो गांव में ही था। बेटी को भी बुला लेता है और तब वो कहता है कि मेरी जो संपत्ति है मैं तुम चारों में बांट देना चाहता हूँ। इसी बीच दोनों बेटा यानी मझला और छोटा ये कहता है कि पापा ये कैसे होगा, पिताजी ये कैसे होगा, बेटी तो पढ़ाई होती है, हम तीनों में ही बंटना चाहिए। इस बीच विवाद कुछ बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद बड़ा बेटा खेत चला जाता है और कहता है कि आप दोनों को जो इच्छा होगी वो कीजिएगा, हम में मंजूर है। वो खेत चला जाता है। इस बीच इस झगड़ा और झंझट को देख करके, बढ़ते हुए विवाद को देख करके बहन रुनझुन कहती है पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको हिस्सा नहीं चाहिए, आप लोग मेरे तीनों भाइयों को ही दे दीजिए। चूँकि बड़ा चला गया रहता है खेत, इसलिए ये दोनों भाई अच्छे अच्छे खेत और घरारी का ज़मीन आपस में बांट लेते हैं। जो बंजर ज़मीन था और जो पड़ा हुआ ज़मीन था यानी घर नहीं बना हुआ था घरारी का, वो ज़मीन उसको दे दिया जाता है। जब शाम में वो आता है बड़ा बेटा खेत से तो कहता है क्या हुआ, तो कहा जाता है कि बंटवारा हो चुका है, बेटी को यानी रुनझुन को कुछ नहीं मिला, तुम्हारे लिए भी ये सब खेत है। वो मन ही मन सोचता है हमको तो बंजर खेत दे दिए, घर भी जिस पे नहीं है वो तो उस पर तो जो ज़मीन हमको दी है घरारी का उस पर तो गाय का घर बना हुआ है, जानवर रहते हैं। लेकिन फिर ये कुछ बोलता नहीं है। ये शहर स्वीकार कर लेता है और कहता है कि आपने मेरी बहन को कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी सारी जो हिस्सा है, जो हिस्सा हमको मिला है वो अपनी बहन को मैं देना चाहता हूँ। दोनों भाई कहते हैं ये कैसे होगा, लेकिन वो कहता नहीं मैं अपनी बहन को दूंगा। बहन कहा कि नहीं भैया आपको मेरी कसम है, आप ये जो आपको मिला है वो अपने पास रखिए, मेरे पास बहुत कुछ है, पापा के बुलाने पर मैं आई हूँ और मैं अब जा रही हूँ। वो संध्या के ट्रेन से अपने ससुराल चली जाती है। ये दोनों भी शहर चले जाते हैं और अपना जो गांव का ज़मीन है किसी और को बट्टाई पे यानी जो उपज होगा उसका आधा आधा के शर्त पे वो किसी को दे देते हैं और बड़ा बेटा अपने खेतों में काम करने लगता है। खेतों में काम करते करते समय धीरे धीरे बीतता जाता है। इसका बच्चा लोग बड़ा हो जाता है और बच्चा बड़ा होकर के वैज्ञानिक विधि से खेती काम करने का तरीका को सीख जाता है, इस गुण को जान जाता है और जो बंजर भूमि होता है वो बिल्कुल उस पर फसल लहराने लगते हैं। जो ज़मीन इसको मिला था घरारी का, उस फूस के घर को अच्छे तरह से डेकोरेट करके रहने लगता है और देखते देखते
ये बड़ा भाई जो गरीब होता है, खेतिहर मजदूर होता है, एक अच्छा किसान बन जाता है और पैसे वाला बन जाता है, संभ्रांत किसान बन जाता है। लोगों के नज़र में इसका इज्जत बहुत बढ़ गया होता है। और ये दोनों जो शहर में गए, महामारी के दौर से जो कुछ दिन पहले हम लोग गुजरे हैं, उसी में इन दोनों का नौकरी छूट जाता है और ये पैसे के मोहताज हो जाते हैं। घर पे आते हैं, अपने बड़े भैया को कहते हैं कि देखिए भैया, मैंने आपके साथ बेईमानी की, जिसका सज़ा हमको मिला है, आप कृपया हमें भी कोई उपाय लगा दीजिए। वो कहते हैं अरे करना क्या है, खेती से अच्छा तो कुछ नहीं है, कहा भी गया है उत्तम खेती। तो उत्तम खेती है, आओ सभी मिलजुल कर खेती करते हैं और सभी मिलकर खेती करने लगते हैं और गांव में ही रहकर सभी परिवार खुशहाल की ज़िंदगी जीते हैं। बहन को भी बुलाते हैं, बहन को भी सभी मिलकर एक अच्छा उपहार देते हैं और कहते हैं बहन तुम तो कुछ नहीं ली हिस्सा में से, चलो तुम्हारे जो बेटी है उसके नाम पर हम सभी ने अपने विचार से 2-2 लाख रुपया यानी 6 लाख रुपया फिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी शादी होगी। बहन को भी ये बात अच्छा लगता है और इस तरह से हम देखते हैं कि सारा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जीने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि तीनों भाई मिलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीने लगते हैं। इस बीच रामधारी सिंह नहीं रहते हैं, यानी शिवलीन हो जाते हैं। और ये जब शिवलीन होते हैं तो गांव के परंपरा के अनुसार बहुत अच्छे तरह से इनका काम क्रिया होता है, भोज भात होता है और सभी जय जयकार करते हैं और कहते हैं पुत्र हो तो रामधारी जी के जैसे, सभी हिल मिल कर रहते हैं। इससे एक संदेश जाता है कि यदि सभी भाई हिल मिल कर आगे का काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जीते हैं। बहन भी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है और ये तीनों भाई भी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे सभी अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमें सभी को संगठित होकर रहना चाहिए। किसी भी भाई का हिस्सा एक दूसरे भाई को नहीं छीनना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए। और जहाँ सम्मति है, जहाँ विचार एक है, वहाँ तो परमात्मा का निवास होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन एक और नई कहानी को लेकर के। तब तक आप सभी को प्रणाम।